नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कच्चा चिट्ठा वीकेंड स्पेशल में आज हम आपके सामने कोरोना काल के उन शैतानों के उस गोरख धंधे को बेनकाब करेंगे जिसके जरिए वो लोगों के साथ फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। ये वो शातिर ठग हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको लूटना है। ये कोरोना काल के वो गिद्ध हैं जो कोरोना टेस्ट के नाम पर लोगों के बैंक अकाउंट को साफ कर रहे हैं। ये वो शातिर ठग हैं जो लोगों के डर का फायदा उठाकर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। और आज हम आपके सामने इस शातिर ठगों की मॉडस ऑपरेंडी का हर कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देंगे ताकि आप इन शातिर ठगों से सावधान हो जाएं। न्यूज 18 सुपर एक्सक्लूसिव। साइबर ठगों का फर्जीवाड़ा बेनकाब। साइबर गिद्धों का पर्दाफाश। कोरोना काल के शैतान। पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमण भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग हैं जो लोगों के डर का फायदा उठाकर उनका बैंक अकाउंट साफ करने की फिराक में है। ये कोरोना काल के वो शैतान हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं और साइबर ठगी के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। आलम यह है कि मुंबई में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों की वजह से खुद मुंबई पुलिस को लोगों को साइबर क्रिमिनल्स के इस गोरख धंधे से बचाने के लिए एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में उसकी पहचान ही सबसे बड़ा हथियार है, यानी कि कोविड टेस्टिंग। लेकिन यही कोविड टेस्टिंग कहीं ना कहीं स्कैमर्स के लिए, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए आपके बैंक अकाउंट की ठगी का रास्ता बनता है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने खुद साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ICMR द्वारा ही अप्रूव्ड लैब से टेस्टिंग कराई जाए, क्योंकि इसका फायदा स्कैमर्स ले रहे हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार साइबर ठगी की शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों के मुताबिक लोग इन दिनों कोरोना टेस्ट के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं। कोरोना टेस्ट के लिए लैब से कुछ लोग घर आते हैं। ये लोग सैंपल कलेक्ट भी करते हैं और फिर टेस्ट के लिए तय रकम आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को स्वाइप कर या फिर ऑनलाइन पेमेंट लेकर निकल जाते हैं। इसके कुछ घंटों बाद टेस्ट करवाने वाले शख्स के अकाउंट से एक रकम निकाल ली जाती है। यही नहीं, उसे जो रिपोर्ट मिलती है वो भी फर्जी होती है। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग के लिए दिया गया नंबर बंद हो जाता है। लेकिन ना तो ये टेस्ट असली होता है और ना ही आपके घर आकर टेस्ट करने वाले ये लोग किसी रजिस्टर्ड लैब से होते हैं। दरअसल ये लोग वो शातिर ठग हैं जो आपके डर का फायदा उठाकर आपके बैंक अकाउंट को खाली करने की फिराक में होते हैं। मुंबई में इस तरह की ठगी के मामलों पर मुंबई पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को निर्देश दिए हैं कि सिर्फ ICMR मान्यता प्राप्त लैब से ही टेस्ट करवाएं। ऐसे नज़र में आया है कि कोविड RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट देने के लिए कई सारे फेक लैब्स जिसको कोई एक्रेडिटेशन नहीं है, वो लोगों को कम दाम में रिपोर्ट देने की आश्वासन देके उनसे सैंपल लेके उनको रिपोर्ट्स भी दे रहे हैं। सारे जनता को विनती है कि सिर्फ ICMR एक्रेडिटेड लैब्स से ही कोविड टेस्टिंग करवाएं और ऐसे फेक लैब से सावधानी रहें। और आज हम आपके सामने इन शातिर ठगों की वो मॉडस ऑपरेंडी बेनकाब कर देंगे जिसके जरिए वो फर्जीवाड़े का जाल बुनते हैं। ये गैंग की ये मॉडस ऑपरेंडी होती है कि किस तरह से ये काम करते हैं। ये आपस में मिले भी रहते हैं। इसमें लैब का इन्वॉल्वमेंट होना भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो कोई रिपोर्ट ये देते हैं वो डिजिटली वो फोटोशॉप करके इतने सारे रिपोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो वो भी वो सीधी तरह से आपको बता सकते हैं। जैसे कि अभी ऐसे रिपोर्ट्स है, ये बहुत सारे नेट पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, या जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उनके पास उसको भी ये रेप्लिकेट करके नाम चेंज करके रिपोर्ट दे सकते हैं। तो ये कोई BMC के ऑफिशियल्स नहीं होते हैं या मेडिकल पर्सन नहीं होते हैं, सिर्फ वो आपकी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी करने के लिए आए होते हैं। दरअसल सबसे पहले साइबर ठग सोशल मीडिया या ऑनलाइन अपनी एक फर्जी लैब की वेबसाइट बनाते हैं। जैसे ही कोई शख्स इस साइट पर कोरोना टेस्ट बुक करता है तो
तो साइबर ठगों की टोली के कुछ लोग पीड़ित के घर सैंपल कलेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। टेस्ट के बाद लोगों से पेमेंट के लिए एक स्वैप मशीन से उसका कार्ड स्वैप करते हैं। कार्ड स्वैप करते ही पीड़ित के अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने के साथ साथ इस स्वैप मशीन के जरिए ये उस शख्स के कार्ड की क्लोनिंग भी कर लेते हैं। उसके बाद ये शातिर ठग आपके ही कार्ड के जरिए आपके बैंक अकाउंट पर हाथ साफ कर देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एथिकल डेमो बता रहा हूँ इसमें। ये कृपया करके कोई ट्राई नहीं कीजिए बिकॉज दिस इज नॉट लीगल। हम सिर्फ एक डेमो के लिए हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि किस तरह से ठगा जाता है। एथिकल तरीके से हम बता रहे हैं। तो ये वो कार्ड क्लोनिंग मशीन है जो उनके पास होती है। जब हम ये कोई भी मैग्नेटिक कार्ड जो है वो यहाँ पर जब स्वाइप करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स आ गए मेरे पूरे कार्ड के। इसमें एक्सपायरी डेट, 16 डिजिट नंबर, कार्ड का नेम, बाकी भी डिटेल्स जो है वो तुरंत आ गई है। एक बार और हम ये करके देखेंगे। ये जो डिटेल्स है मैं वो हटा रहा हूँ। ये देखिए ये ब्लैंक है यहाँ पर, ओके। और ये मैं अभी ऐसे रख के कार्ड को स्वाइप कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने कार्ड स्वाइप किया ये डिटेल्स यहाँ पर आ गए। तो ये डिटेल्स एक बार आ जाते हैं और कार्ड तो उनके हाथ में ही है, तो उनको जो CVC नंबर है वो तो यहाँ से मिल ही रहा है, तो वो नोट डाउन भी कर सकते हैं या वो माइंड में भी रहता है। तो मेन जो है ये 16 डिजिट नंबर याद नहीं रहता है, नेम, डेट ऑफ एक्सपायरी याद नहीं रहता है। तो ये इजीली स्वाइप करके ऐसे जो क्लोनिंग मशीन्स होते हैं या कार्ड रीडर्स होते हैं उससे ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और ऐसे काफ़ी सारे पेमेंट गेटवेज है जिनको RBI की जो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन मेथड है जिसमें SMS भी आता है। तो ऐसे काफ़ी सारे गेटवेज है जो SMS के बगैर भी पेमेंट प्रोसेस कर देते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि ये शातिर ठग कैसे आपके साथ ऑनलाइन ठगी करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए शातिर ठग दरअसल आपके मोबाइल पर एक लिंक भेजते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही एक मालवेयर आपके मोबाइल में एक्टिव हो जाता है और आपके मोबाइल में रखी हर जानकारी सीधे साइबर क्रिमिनल के हाथ में चली जाती है। यानी इसके बाद वो जब चाहे आपका अकाउंट साफ कर सकता है। हमारे साइबर एक्सपर्ट ने हमें मोबाइल के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का वो तरीका भी समझाया। ये मेरा मोबाइल है और मैंने जस्ट एक एथिकल तरीके से इसको एक्सेस किया है। तो अगर हम ऐसे लिंक्स पर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं ये मेरा मोबाइल का स्क्रीन है और ये उसका एग्जैक्ट रेप्लिका है। मतलब ये वायरस या मालवेयर अगर मेरे मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाता है तो आप देख सकते हैं जो भी मैं एक्टिविटी यहाँ पे कर रहा हूँ इसमें, फिर क्यों ना हो नेट बैंकिंग, क्यों ना हो जो भी एक्टिविटी मैं इसमें करूँगा। फॉर एग्जांपल ये बैंकिंग का ऐप है HDFC बैंक का। यहाँ पर मैं अगर कस्टमर ID एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम रेप्लिकेट हुआ है। तो इस तरीके से वो आपको एक लिंक भेजकर भी, तो इसमें तरह तरह के फ्रॉड्स हो सकते हैं। एक तो लिंक भेजकर आपका पूरा डेटा चोरी किया जा सकता है। इसमें मैं पासवर्ड भी डालूंगा, सपोज ASDFGH, तो मैं ये डॉट्स में इसमें ज़रूर बदल रहा है यहाँ पर डॉट्स में बदलने के पहले ये कैरेक्टर्स जो है वो वहाँ पर दिख रहे हैं। एक बार और हम पासवर्ड डाल के देखेंगे QQWERTY। तो ये यहाँ पर आपने देखा इसका डॉट्स में चेंज जरूर हुआ है, पर डॉट्स में चेंज होने के पहले जो कैरेक्टर्स है वो वहाँ पर डिस्प्ले होते हैं। अब बारी थी ये समझने की कि आखिर ये ठग फर्जी रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो हमारे साइबर एक्सपर्ट ने हमें यह भी दिखाया कि कैसे ये किसी कोविड पेशेंट की रिपोर्ट को एडिट कर उसे आपके नाम पर तब्दील कर देते हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जरा सी सावधानी आपको ऐसी किसी भी ठगी का शिकार होने से बचा सकती है। तो ऐसे अलग अलग तरीके मॉडस ऑपरेंडी यूज करते हैं। एक था जो पेमेंट गेटवे का मैंने बताया जिसमें ऐसे तरीके के डिवाइसेस यूज होते हैं, और दूसरा होता है लिंक भी वो भेज सकते हैं आपको। तो ऐसे कोई भी लिंक्स पर क्लिक नहीं कीजिए और उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई कीजिए। ऐसे डायरेक्टली घर में कोई चल के आता है और आपको बोलता है टेस्ट करना है, तो उन पर विश्वास मत रखिए। फिलहाल मुंबई पुलिस ठगी के इस तरह के मामलों की तफ्तीश कर रही है और लोगों को शातिर साइबर ठगों से आगाह करने के लिए जागरूक करने के साथ साथ एक एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि आप भी ऐसे ऑनलाइन ठगों से सावधान रहें, क्योंकि ये शातिर ठग बस आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं।
देश अभी भी लॉकडाउन की बंदिशों में जकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे दूसरी लहर का असर कम हो रहा है, वैसे वैसे राज्य अब चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली में कई दिनों के बाद 1000 से कम केस दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में कमी आई है, जबकि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के खिलाफ ट्रिपल टी के फॉर्मूले का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि सावधानी के साथ अनलॉक की तैयारियां शुरू कर दी गई है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अगर इस बार लापरवाही बरती गई तो कोरोना की तीसरी लहर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर सकती है। कोरोना पर ब्रेक के बाद अब अनलॉक की तैयारी। 31 मई से खुलेगी देश की राजधानी। अलग अलग चरणों में अनलॉक होगी दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर ने देश के तमाम राज्यों में जो तबाही मचाई, उसे हर किसी ने देखा है। अब जबकि देश में एक बार फिर कोरोना के मामले घटे हैं, तो लॉकडाउन की बेड़ियों में जकड़े राज्य अनलॉक की तैयारियों में जुट गए हैं। महामारी की बेहिसाब मार झेलने वाली देश की राजधानी दिल्ली भी अनलॉक के लिए तैयार है। कई दिनों के बाद ये पहली बार है जब दिल्ली में 1000 से कम केस दर्ज किए गए। यही वजह है कि सीएम अरविंद केजरीवाल अनलॉक की तैयारियों के बीच लगातार लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे केसेस कम होंगे, आज जो पिछले 24 घंटे में लगभग 900 केस आए हैं, पहली बार 1000 से कम केस हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे केस कम होंगे हम और अनलॉकिंग करेंगे। दिल्ली लॉक से अनलॉक की ओर बढ़ रही है, लिहाजा एनडीएमसी ने उन इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है जिन इलाकों में लोगों को काम करने की इजाजत दी गई है। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के काम को छूट दी गई है और साथ ही फैक्ट्रीज खोलने की बात की गई है। ये आपको आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। जयप्रकाश जी, जो कि नॉर्थ एमसीडी के मेयर हैं, वो यहाँ सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं। किस लिए ये आप लोगों ने आज ये ड्राइव की है? देखिए, शहर जो लोग था वो अनलॉक हो रहा है, और सबसे पहले जिन लोगों को इसमें रियायत दी गई है उसमें फैक्ट्रीज हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन साइट है। तो जब फैक्ट्री खुलेंगी तो फैक्ट्री एरिया सैनिटाइज होना चाहिए। तो रोड, वहाँ पे जो उनके गेट है, शटर है, जो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, उन सबको सैनिटाइज करने का आज हमने अभियान शुरू किया है। और 2 दिन के अंदर जितने भी इंडस्ट्री एरिया हमारे क्षेत्र में आते हैं, सबको सैनिटाइज करने का हम कार्य करेंगे। दिल्ली में अनलॉक की तैयारियों ने उद्योग जगत के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी है। दिल्ली सरकार ने आज 31 मई से दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसका हम सब स्वागत करते हैं। लेकिन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दिल्ली के विभिन्न व्यापारिक संगठनों से बातचीत करने के बाद ये मानना है कि इस अनलॉक प्रक्रिया में दिल्ली के बाजारों को भी खोला जाना चाहिए था, क्योंकि जिन प्रवासी मजदूरों की बात श्री केजरीवाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह बताना भी जरूरी होगा कि दिल्ली में लगभग 15 लाख व्यापारी 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, जो मूल रूप से प्रवासी लोग हैं। तो ऐसे प्रवासी लोगों की रोजी रोटी के विषय में भी चिंता करने की जरूरत थी। कोरोना का लगातार कहर झेलने के बाद मध्य प्रदेश में हालात अब कुछ काबू में हुए हैं। अलग अलग जगहों से सुकून देने वाली खबरें आ रही हैं। कई जिलों में तो कोरोना पीड़ितों की संख्या 10 से नीचे तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि सरकार अनलॉक के लिए अब एक खास रणनीति बना रही है। हमारे 23 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं। कटनी, आगरमालवा, बुरहानपुर, खंडवा, इनमें तो एक एक ही केस आया है। टीकमगढ़ और सिंगरौली में 2 आए हैं। तेजी से प्रदेश में स्थिति सुधर रही। जो हमारे जिले की, ब्लॉक की, ग्राम पंचायतों की और वार्ड की है, उनसे भी चर्चा करूंगा, ताकि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। फैसला उन्हीं को लेना है, मैं उनसे सीधे आज चर्चा करूं। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से
राज्य को अनलॉक किया जाएगा। सर किस तरह से प्लान कर रहे हैं? देखिए सीधी बात है कि यदि अब विड्रॉ करना है कोरोना कर्फ्यू को तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अब इस संक्रमण की चेन को बढ़ने ना दें। और लगातार पॉजिटिविटी तो हमने कम की है, जितना जनता ने आत्मानुशासन दिखाया है, पर हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। आपका चैनल भी तो बहुत अच्छा कैंपेन चला रहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो निश्चित रूप से कायदे में रहने का मतलब यही है कि हम कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना करें। अरे हम अपने को प्यार करें ना करें, पर अपने परिवार को तो प्यार करें ही, और अपने परिवार को प्यार करना है तो अपने को सुरक्षित रखना पड़ेगा। हम सुरक्षित रहेंगे, परिवार सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। क्या खुलने की सरकार की अभी प्रायोरिटी है कि पहले इन चीज़ों को खोला जाएगा? देखिए अलग अलग चरणबद्ध तरीके से खुलना, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पर सीधा है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आने वाली वस्तुएं हैं वो पहले खुलें, जिनका इकोनॉमिक जो हमें इफेक्ट पड़ता है वो पहले खुलें। पर यदि केवल और केवल खोलने के लिए खुल जाए और संक्रमण बढ़ जाए तो वैसा ना हो, इसलिए चरणबद्ध तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से उस पर विचार विमर्श करके ही हम ओपनिंग करेंगे। दरअसल कोरोना के खिलाफ सरकार के अभियान और सख्ती का ही नतीजा है कि आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है। बीते 24 घंटों में मध्य प्रदेश में कोरोना के 1854 मामले दर्ज किए गए, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 5796 है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट करीब 2.5% है, जबकि राज्य में अभी भी कोरोना के 34,322 एक्टिव केस हैं। कोरोना के मामले को शून्य तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार लगातार होम आइसोलेशन वाले मरीजों से भी संपर्क कर रही है। इसी कड़ी में भोपाल में शिक्षा एवं चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग अपनी टीम के साथ साइकिल पर मरीजों से मुलाकात करने निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ कोरोना पीड़ितों से बात की, बल्कि लोगों को ये भी समझाने की कोशिश की कि जब तक दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव न आ जाए तब तक किसी भी कीमत पर घर से बाहर न निकलें। जो होम आइसोलेशन के हमारे पेशेंट को जो आइडेंटिफाई करना और उनको होम आइसोलेशन में रहते हुए फिजिकल वेरीफाई करना, उस मुहिम के तहत एक होम आइसोलेटेड पेशेंट से हम मिल रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो सुपर स्प्रेडर ना बने। उनकी स्वास्थ्य की भी जानकारी ले रहे हैं और उसके साथ साथ उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। उसके साथ ही रास्ते में यदि कोई बिना मास्क का है, यदि भीड़ इकट्ठी हो रही तो उसको भी एजुकेट कर रहे हैं। अब 1 जून से यदि भोपाल को अनलॉक करना है तो हमें तेजी से तैयारी करनी है। उधर महाराष्ट्र सरकार भी अनलॉक के लिए एक खास रणनीति पर काम कर रही है। एसेंशियल में जैसे आ गया कि भाई सब्जी मार्केट है, अब हम कोशिश ये कर रहे हैं, हमने ये बोल रखा है महानगर पालिका की जितनी बड़ी सोसाइटीज़ है वो जो होलसेलर हैं उनसे टाई अप करो कि उनकी सोसाइटी तक का वो माल ले जा सके। उसके अलावा दूध की दुकानें हो गई, यहाँ जहाँ से हम फूड ग्रेन्स लेते हैं, जैसे डी मार्ट हो गया, जैसे बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं उनके टाइम हम किस तरीके से और बढ़ा सके ताकि किसी को घर का सामान लेना है, खाने का सामान लेना है तो उसको हम किस तरीके से रिलैक्सेशन दे सकते हैं। होटल्स के बारे में जो है लोगों की हमने 2-4 एसोसिएशन के साथ मीटिंग की। कुछ लोगों का कहना है कि भाई आपने जो पार्सल सिस्टम दिया है उसको और रात तक का करना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि चालू करना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि बंद भी रहेगा तो चलेगा। तो होटल को भी अगर शुरू करना है तो कितने नंबर्स पे करना है, ये सारी चर्चा उनसे चल रही है। यूपी में आंशिक लॉकडाउन की सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है, यानी यूपी में अब 31 मई की जगह एक बार फिर 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि यूपी में लगातार कोरोना के मामले तेजी के साथ घट रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के सिर्फ 2200 मामले सामने आए हैं। महोबा और कासगंज में बीते 24 घंटे में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया। राज्य में 16 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना सिंगल डिजिट में पहुंच गया है, यानी इन जिलों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 10 से भी कम पर आ चुकी है। राज्य में 54 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना के केस डबल डिजिट में है। राज्य में 4 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना पीड़ितों की संख्या ट्रिपल डिजिट में है, यानी सीएम योगी के ट्रिपल टी वाले फॉर्मूले ने महामारी की रफ्तार पर काफी हद तक ब्रेक लगा दिया है। यही वजह है कि जिन जिलों में मरीजों की संख्या बेहद कम है वहां कुछ और छूट भी दी जा सकती है। यूपी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जाएगा। अब 31 मई के स्थान पर यह समय सीमा 7 जून सुबह 7 बजे तक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने आवास पर टीम 9 की मीटिंग करते हैं, बात करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में आज
सबसे कम केसेज आए हैं। उत्तर प्रदेश के जो पूरे केसेज हैं, अगर पूरे केसेज को मिला दिया जाए तो पूरी संख्या 2200 है। यानी योगी सरकार का जो ट्रिपल फार्मूला है वो पूरी तरह सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। महोबा और कासगंज 2 जनपद ऐसे हैं जहां एक भी केसेज नहीं है। 16 जिले हैं जहां सिंगल डिजिट, इसके अलावा 53 से 54 जिले हैं जहां डबल डिजिट में केसेस हैं। इसीलिए सरकार आंशिक कोरोना कर्फ्यू की जो समय सीमा है वो बढ़ाएगी। ये जरूर कहा जा रहा है कि जो जिले जहां केसेज कम है, जैसे महोबा, कासगंज या और जिले हैं जहां सिंगल डिजिट में केसेज हैं, कुछ छूट दी जा सकती है, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क में छूट दी जा सकती है, थोड़ी सी छूट और दी जा सकती है। जो सरकारी और गैर सरकारी विभाग है उनमें उनको थोड़ा सा खोला जा सकता है, गारमेंट्स या दुकानें खोली जा सकती है। अब क्योंकि ये विषय मुख्यमंत्री के टीम 9 की बैठक में होती है तो इसमें कुछ ये बातें आ रही हैं कि इसमें कुछ खोलने के समय आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ संख्या काफ़ी कम हो चुकी है, पॉजिटिव पेशेंट्स काफ़ी कम आ रहे हैं, तो शायद इसमें कुछ आंशिक कोरोना कर्फ्यू में कुछ ढिलाई भी हो सकता है और ढिलाई करके कुछ खोला जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ 31 मई से कोरोना कर्फ्यू में ढील की शुरुआत हो जाएगी। राज्य में 30% स्टाफ के साथ सरकारी दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी गई। शनिवार और रविवार को दफ्तर बंद रखने का ऐलान किया गया है। दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा 5 जून तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 31 तारीख के बाद जो रिलैक्सेशन का जो दौर हमारा जो है वो शुरू होगा दुकानों के लिए, और उसमें 5 घंटे की रिलैक्सेशन उसमें उपलब्ध की जाएगी। एक तो निर्णय ये किया। दूसरा, जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह उसके बारे में हमने कहा कि 5 तक 5 को हमने कैबिनेट रखी है और 5 तारीख को हम उन सारे विषयों को लेकर के विचार करेंगे। उस पर हमने ये निर्णय लिया। देश अनलॉक की ओर तभी बढ़ रहा है जब कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया गया है और देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार जोर पकड़ रही है। यही वजह है कि लोगों के लिए समझना बेहद जरूरी है कि महामारी के खिलाफ संयम और समझदारी के जिस मंत्र को अपनाया गया है उसका पालन तब तक करना जरूरी है जब तक कोरोना पर पूरी तरह से नकेल नहीं कसी जाती, क्योंकि एक बार की लापरवाही का परिणाम पूरा देश दूसरी लहर के रूप में भुगत चुका है। देश में कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि अब धीरे धीरे ही सही कोरोना के मामलों में कमी आने लगी है। इस सुखद और सुकून देने वाली खबर के बीच देश के अलग अलग इलाकों से कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही है जो शर्मसार करती है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग कोरोना के खतरे की न सिर्फ अनदेखी कर रहे हैं बल्कि खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। कहीं शादी की पार्टियों में तय लोगों से ज्यादा की भीड़ उमड़ रही है और कोरोना को न्योता दिया जा रहा है, तो कहीं दावत में ही कोरोना की आवभगत हो रही है। खुलेआम कोरोना को दावत। महामारी में मौत का डिस्को। कैसे मिलेगी कोरोना को मात? देश महामारी के चंगुल से निकलना चाहता है। सरकार लोगों को महामारी के जंजाल से निकालना चाहती है। बहुत से लोगों ने कोरोना गाइडलाइन को अपनी रोजाना की जिंदगी में उतार लिया है, लेकिन सवाल तब उठता है जब देश के अलग अलग इलाकों से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जिन 3 तस्वीरों को आप देख रहे हैं वो भले ही जश्न की तस्दीक कर रही हैं, लेकिन ये ऐसा जश्न है जहां महामारी को खुलेआम न्योता दिया जा रहा है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जहां वायरस का स्वागत हो रहा है। ये ऐसी तस्वीरें हैं जहां कोरोना के खिलाफ चल रहे अभियान को पलीता लगाया जा रहा है।
और आइए अब आपको सिलसिलेवार समझाते हैं उस एक एक तस्वीर की कहानी जो कोरोना काल में शर्मसार करती है। सबसे पहले बिहार के सीतामढ़ी से आई इन तस्वीरों को देखिए। माधोपुर रोशन पंचायत के भिसा गांव में गाजे बाजे के साथ बारात चढ़ रही है। दूल्हे की आवभगत हो रही है, आतिशबाजी चलाई जा रही है, गाना भी पिया के घर आने वाला चल रहा है। लेकिन मास्क यहाँ लगभग हर किसी के चेहरे से गायब है। इतनी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी बेमाने है। अब जरा बारात घर के अंदर का हाल भी देख लीजिए। कोरोना काल की मुश्किलों के बीच शादी में बेहिसाब पैसा खर्च किया गया है। बार बालाओं को भी डांस के लिए बुलाया गया है। डीजे की भी बारात में पूरी व्यवस्था है। लोगों की भीड़ ऐसी है कि गिन पाना तक मुश्किल है कि बारात में कितने लोग पहुंचे हैं। ये हाल तब है जब लोगों को साफ हिदायत है कि कोरोना काल में मेहमानों की संख्या सीमित होनी चाहिए, हर किसी के चेहरे पर मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहानी पूरी तरह उल्टी है। जश्न में लोग ऐसे डूबे हैं कि कोरोना का ख्याल तक गायब है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोगों को कोरोना के खतरे का ख्याल नहीं था। कुछ लोगों ने कायदे के साथ चेहरे पर मास्क को धारण कर रखा था। लेकिन ऐसे ही लोगों के ठीक बगल में मौजूद लोगों को कोरोना का जरा भी खतरा महसूस नहीं हो रहा था। उनके चेहरे से मास्क नदारद था। दावा किया जा रहा है कि पंचायत सचिव की बेटी की शादी में यह भव्य आयोजन किया गया। अब सोचिए, यहाँ एक भी कोरोना पीड़ित होने का मतलब क्या हो सकता है। शादी के इस भव्य आयोजन में न सिर्फ कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया गया। अब जरा गुजरात के वडोदरा से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए। शादी के मौके पर आयोजित पार्टी का ये वीडियो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। डीजे की धुन पर डिस्को करते ये लोग शायद भूल गए कि कैसे गुजरात में कोरोना अपना तांडव मचा चुका है। भले ही कोरोना के आंकड़े राज्य में कम हुए हों, लेकिन लोगों की ये भीड़ साक्षात कोरोना को दावत दे रही है। जश्न में डूबे लोग भूल गए कि कैसे कोरोना की वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये लोग भूल गए हैं कि कैसे अभी भी लाखों लोग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। शहर में कोरोना कर्फ्यू अभी भी लागू है। तीसरी लहर की आने की चेतावनी भी दी जा रही है। लेकिन ऐसी लापरवाही न सिर्फ खुद की जान के लिए घातक है, बल्कि दूसरों की जान पर भी ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। फिलहाल इस वायरल वीडियो के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। मामले में एफआईआर दर्ज करने के साथ ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश भी देश के उन राज्यों में शामिल है जहां कोरोना ने अपना बेहिसाब कहर बरपाया है। लेकिन इंदौर से आई कुछ तस्वीरें यकीनन आपको चौंका सकती हैं। कोरोना गाइडलाइन की सख्ती के बावजूद एक मकान में शादी की दावत का आयोजन किया गया। दावत में भारी तादाद में लोग शामिल हुए। इतना ही नहीं, जब साफ हिदायत दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, चेहरे पर मास्क को कोरोना के खिलाफ किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करना है, ऐसे में तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। लोग न सिर्फ एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, बल्कि मकान के अंदर मेहमानों की भारी भीड़ भी जुटी। कोरोना के खतरे से अनजान इन लोगों ने तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया। अधिकारियों के पहुंचने के बाद सभी लोगों को वहां से बाहर निकाला गया। लेकिन जैसे जैसे लोग बाहर निकले, वैसे वैसे साफ होता गया कि कैसे इस शादी समारोह में कोरोना का मखौल उड़ाया गया, क्योंकि घर से निकलने वाली एक भी महिला ने मास्क नहीं पहना हुआ था। पुलिस प्रशासन ने भी कोरोना काल में इस आयोजन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कोरोना गाइडलाइंस का नियम तोड़ने के आरोप में दुल्हन के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जिस मकान में दावत दी गई थी, उस मकान को भी सील कर दिया गया है। ग्रीन पार्क में सूचना मिली थी कि एक शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिससे एक मकान के अंदर काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं और जिससे संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। तो मैं तहसीलदार साहब और नगर निगम की टीम, तीनों विभाग के लोग तत्काल वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक नव निर्मित मकान के अंदर करीब 250 से 300 पुरुष और महिलाएँ, बच्चे, जिनमें से अधिकांश लोग बिना मास्क के थे। अंदर इनका खाना पीना चल रहा था, शादी का कार्यक्रम चल रहा था
तो तत्काल इनके खिलाफ धारा 269, 270 और 188 IPC के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। यहाँ एक थानेदार को कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि नक्सल प्रभावित रूपझर के थाना प्रभारी राजू बघेल उन दुकानों को बंद कराने पहुंचे थे जो दुकानें तय वक्त के बाद भी खुली थी। सिविल ड्रेस में अपनी टीम के साथ जैसे ही थाना प्रभारी राजू बघेल पहुंचे, लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि दुकानों को बंद कराते वक्त थाना प्रभारी ने एक नाबालिग को गाली दे दी थी, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया, जिसके चलते थाना प्रभारी को अपनी टीम के साथ मौके से भागना पड़ा। हालांकि राजू बघेल खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। अरे क्रिकेट खेलने आते, एक्सरसाइज अच्छी हो रही तुम्हारी। मेंढक दौड़ की ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की। मेंढक दौड़ में शामिल इन सभी लोगों पर आरोप है कि कोरोना कर्फ्यू के बावजूद ये लोग बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में क्रिकेट खेलने पहुंचे थे। जैसे ही सिविल लाइन थाने को इसकी सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन क्रिकेट प्रेमियों को धर दबोचा और इनसे खुलेआम मेंढक दौड़ लगवा दी। हालांकि बाद में इन्हें घर में रहने की सख्त हिदायत के बाद छोड़ दिया गया। क्रिकेट खेलने आए थे, क्रिकेट तो खेलो, वही तो है एक्सरसाइज। क्या आपको यकीन होगा कि ये लोग वैक्सीनेशन की लाइन में खड़े हैं? लेकिन सच यही है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती है भीड़ गुना वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंची है। किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो किसी को खुद वैक्सीन लगवानी है। लेकिन इस दौरान कोरोना के नियम और कानूनों का जमकर मखौल उड़ाया गया। अब सोचिए, अगर कोरोना के खिलाफ चल रहे इस महायुद्ध में ऐसा ही लापरवाह रवैया अपनाया गया तो देश में महामारी की रफ्तार क्या होगी। इसलिए जरूरी यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन न करें और न ही कहीं पर मास्क की अनदेखी, क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र हथियार यही है। इजराइल और कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हमास के बीच युद्ध विराम भले ही हो गया हो, लेकिन अभी भी गाजा की बर्बादी की राख में जंग के शोले भड़क रहे हैं। संघर्ष विराम के बाद हमास आए दिन गाजा और इजराइल के पड़ोसी मुल्कों की सरजमी पर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। सुरक्षा जानकारों का मानना है कि इजराइल और हमास के बीच हुआ सीज फायर बारूद के ढेर पर बैठा है, क्योंकि गाजा और इजराइल से जिस तरह की बयानबाजी और तस्वीरें सामने आ रही है, उसे देखकर तो लगता है कि दोनों के बीच किसी भी वक्त जंग की चिंगारी फिर एक बार भड़क सकती है। والأردن رسميا وشعبيا، الأردن على مستوى القيادة ومستوى القوى والأحزاب والجماهير، هذا هو الأردن. बर्बादी की राख में भड़के शोले, ताकत की नुमाइश कर रहा हमास, भड़क रही है जंग की चिंगारी। बारूद के ढेर पर गाजा। शहर के बीचों बीच सड़कों को रौंदते फौजी बूट, एक के पीछे एक कतार से चलती है कारें और कारों पर सवार नकाबपोश हथियार बंद लड़ाके। पलक झपकते ही किसी भी मंजर को डरावना बनाने वाले हथियारों की ये नुमाइश देखकर यहाँ के लोग बेशक खुश हो रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जो बेहद डरावना और खतरनाक भी है, क्योंकि दुनिया इस तस्वीर के उसी दूसरे पहलू को देख भी रही है और समझ भी रही है। आग बढ़ने से पहले गाजा के सामने आई इस तस्वीर का एक और पहलू देख लेते हैं, क्योंकि ये तस्वीर इजराइल की सरहद से लगे जॉर्डन के
अम्मान से सामने आई। यहां भी फिलिस्तीन के हक में आवाजें उठी और फिर उठती ही चली गई, और जुलूस की शक्ल में जो आलम सामने आया उसने जता दिया कि रेत की जमीन के नीचे एक दहकता हुआ लावा छुपा हुआ है। الأردني وعشائر الأردن وجمهور الأردن والأردن رسميا وشعبيا، الأردن على مستوى القيادة ومستوى القوى والأحزاب والجماهير، هذا هو الأردن الذي نعرفه ونعتز به، هذا الذي سينتصر معنا وسينتصر بنا وسننتصر به. गुरुवार और शुक्रवार को सेना की वर्दी पहने हमास के सैकड़ों लड़ाकों ने परेड निकाली। चेहरे बेशक नकाब से ढके थे, लेकिन उनके हथियारों की नुमाइश उनके खतरनाक इरादों को जाहिर कर रही थी। जरा इसे एक तस्वीर पर नजर दौड़ाइए। ये हमास का एक नामी नेता है। हमास आतंकी याहिया सिनवार के गोद में बैठे बच्चे के हाथ में AK-47 वाली तस्वीर खूब वायरल हो रही है। ये तस्वीर इस इलाके में रहने वाले हमास के लड़ाकों के हौसलों के साथ साथ उनकी हरकतों का भी पता दे देती है। दरअसल हमास के लड़ाकों ने खुलेआम इजराइल और उसकी ताकत को चुनौती दी है। التي صيرت إسرائيل كيانا من كرتون، كيانا هكشا مذعورا، كشفت حقيقته، كشفت وجهه القبيح، لذلك انتفض العالم وصدر قرار بالتحقيق في جرائم إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان، ونقول لهم هذا لا يكفي، الإدانة والتحقيق، نريد المحاكمة ومعاقبة إسرائيل على جرائمها. إذن هذه المقاومة العظيمة تستحق منا الكثير، وإن شاء الله حين ندعمها وننخرط معها ونكون ردءا ودعما وسندا حولها ستنتصر وتنتصر بنا بأمر الله. गनीमत यह है कि अभी बातों की हद तक ही है। पिछले दिनों जिस प्रकार से दोबारा से ईस्ट जेरूसलम के अल अक्सा मॉस्क के पास में वापस से एक पैलेस्टाइन युवक ने इजराइल को चक्कू मारने की कोशिश की और वो पुलिस फायरिंग में मारा गया, बात फिर भड़क उठी है। जिस प्रकार से 18 मई को वेस्ट बैंक हो, यहां तक कि इजराइल के शहर क्यों ना हो और पूरे गाजा पट्टी क्यों ना हो, सब जगह से लोग अपना एक समूह के रूप में अपना विद्रोह जताने के लिए बाहर निकल आई थी। ये भावना अब भी बाकी है, ये दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और डेफिनेटली ये एक युद्ध का रूप लेगी। जीत मानकर जश्न में डूबे हमास ने गाजा पट्टी के लोगों को अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए एक परेड निकाली। कई नकाबपोश लड़ाकों ने हथियारों के साथ एक मार्च निकाला। कुछ गाड़ियों में रॉकेट और बाकी दूसरे हथियारों को रखकर ये लोग सड़कों पर निकल गए। झंडे और असलहे लहराते हुए लड़ाके लोगों में जोश भरते दिखे। हौसला अफजाई के लिए सड़कों के दोनों तरफ हमास के समर्थकों की भीड़ जुट गई। सड़कों पर खड़ी महिलाएं और बच्चे इस तमाशे को देखकर बेहद खुश नजर आए। कुछ लोग इस पल को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए भी दिखे। जश्न का ऐसा माहौल बनाया गया जैसे हमास ने गाजा पट्टी की जंग जीत ली। हमास ने अब सीज फायर के बाद पैलेस्टाइन और गाजा स्ट्रिप के जो नौजवान हैं उनको उकसाना शुरू कर दिया। हमास का बिल्कुल पॉलिटिकल एम है, वो मोहम्मद अब्बास जो कि आज की तारीख में इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटाकर खुद वहां पर बैठना चाहते हैं। और जिस प्रकार से ईरान से उनको पूरी मिलिट्री की मदद मिल रही है और अब उसमें तुर्की भी शामिल हो गया, चीन का जिस प्रकार से उनको पूरा सपोर्ट मिला है और यूनाइटेड नेशंस के अंदर बाकी देशों की तरफ जिस तरह से आवाजें उठी हैं, इस मौके को हमास किसी भी हालत में हाथ से नहीं जाने देगा और 100% है कि हमास दोबारा से कोई ना कोई मौका ढूंढकर इजराइल के साथ फिर युद्ध छेड़ेगा। इतने नुकसान के बाद ये संघर्ष विराम हुआ है और दुनिया भी इस संघर्ष विराम को बड़ी ही आस भरी नजरों से देख रही है। लेकिन गाजा पट्टी और उसके आसपास के इलाकों के अलावा हमास की तरफ से लगातार किया जा रहा उकसावे वाला शक्ति प्रदर्शन इस बात का भी इशारा दे देता है कि इन लोगों की जरा सी नादानी कहीं जमीन के नीचे दब गए जंग के लावे को फिर से न भड़का दे।